अपशब्द तिरस्कार के लिए प्रयोग में लाए गए वो शब्द जो मनुष्य के हृदय में शूल के समान चुभते हैं। महिलाओं के लिए इसका प्रयोग समाज और सार्वजनिक जीवन में एटलीस्ट लोग करने से बचते हैं, परंतु कंगना ऐसी महिला है जिनका नाम आते ही एक वर्ग के मुंह में सारी गंदगी जो है वो बाहर आ जाती है। ऐसी गालियां समाज में बड़े पदों पर बैठे लोग दे रहे हैं जो सोची भी नहीं जा सकती। ऐसे शब्द जो यहाँ बोलने में मैं असहज महसूस कर रहा हूँ, इसलिए दिखाना ही उचित रहेगा। आखिर क्यों इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है कंगना के लिए? क्या कंगना जो कहती हैं सही कहती हैं या फिर ये गालियां वो डिजर्व करती हैं? कंगना को पद्मश्री आखिर मिल कैसे गया, चाट कर या कर्म से? कुछ ऐसे सच जो आपके सामने नहीं रखे जा रहे हैं, देखेंगे आज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज का। गटर में घुसने से पहले शिवसेना के माननीय जी का ये बयान सुनिए। ये कंगना रनौत मालूम है वो खुद ही क्या करके उसको पद्मश्री मिला है, किसके पाँव चाटने से, क्या क्या चाटने से उसको मिल रहा है ये पद। ये पूरे दिल्ली की सभी सांसद, विधायक, सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कदम के साथ पता नहीं क्या क्या चाटने जैसे शब्द, परंतु यह केवल शुरुआत है। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी का बयान सुनिए। तलवे चाटने वाली औरत है, उसको जेल भेज देना चाहिए। कांग्रेस से जुड़े ये साहब हैं जिन्होंने इस चाटने की विधा को चित्र का रूप दे दिया है। ये नेताजी देखिए जरा, चड्डी, नंगी, चरसी औरत, एक ट्वीट में कितना जहर। ये साहब भी कांग्रेस से आपको दिख रहे होंगे। इनके अनुसार क्या करने से ये अवार्ड मिला है कंगना को, उसे ये चित्र में दिखा रहे हैं और शब्दों की सारी मर्यादा को लांघते हुए तवायफ जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कंगना के लिए। बाकी हेट मॉन्गर कहना, देशद्रोही कहना या फिर यह कहना कि ये महिला जो है वो पद्म अवार्ड के लायक ही नहीं है, यह बहुत ही साधारण सी बातें हैं, तो उनमें अपना समय व्यर्थ नहीं करूंगा। और ये सारी बातें कही जा रही हैं उन लोगों के द्वारा जिन्हें आप चुनाव जितवा कर सरकार बनवा सकते हैं। जी हां, माननीय लोगों के द्वारा। क्या पहली बार इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है कंगना के लिए? जी नहीं, यह रेगुलर फीचर है। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कंगना ने अपने साथ बॉलीवुड में हुए अलेजेड सेक्सुअल वायलेंस को सामने रखा, तो ऑक्सफोर्ड की ये फैकल्टी जो है, जो रश्मि सामंत केस में भी शामिल थी, कंगना से उस सेक्सुअल वायलेंस का अनुभव पूछ रही है। और ऐसे संवादों से ही बात करते करते दुष्कर्म कर देने की धमकियों तक बात पहुंच जाती है। ये सब वो बातें हैं जो मैं यहाँ बता पाया या थंबनेल में लिख पाया। कुछ इतनी घटिया बातें थी कि मैंने सोचा लोगों को पता ही ना चले तो बेहतर है। और ये सारे बयान जो हैं वो माननीय लोगों ने दिए हैं। ट्रोलर्स की तो मैं गिनती ही नहीं कर रहा हूँ। सवाल यह है कि ये अटैक्स आखिर किए क्यों जाते हैं? देखते हैं अगले अध्याय में। इस अध्याय का नाम बयानबाजी ऐसे ही नहीं रखा है। कंगना के बयानों से मैं सहमत हूं ऐसा कतई नहीं है, परंतु ये बयान हैरान करने वाले और तूफान उठा देने वाले अवश्य होते हैं। कल का ही कंगना का बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि खालिस्तानियों को मच्छर की तरह कुचल दो। ये जो किसान आंदोलन में शामिल थे वो खालिस्तानियों की बात हो रही थी। कुचलने की बात खालिस्तानियों की हुई और भड़क अकाली वाले गए और केस कर दिया कंगना के ऊपर, और गंदगी बकने का सिलसिला फिर से उसी प्रकार से शुरू हो गया। पीछे जितनी भी गालियां मैंने आपको बताई वो कंगना को यह कहने पर दी गई थी कि भारत को 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो एक्चुअल आज़ादी नहीं, भीख थी। आज़ादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आज़ादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आज़ादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? माउंटबेटन वाज हियर for the longest time। इस बात पर एक महिला जो अच्छी कलाकार है लेकिन allegedly अटपटे बयान देती है, उसे तवायफ कहोगे? यह कंगना का पहला ऐसा बयान नहीं है। चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा हो या किसान आंदोलन का या फिर और कोई मुद्दा, कंगना ने हर बात को इतना ही खुलकर कहा है। परंतु क्या कंगना के बयान सिर्फ अटपटे होते हैं या उनमें कुछ सच भी होता है? तो जी, अगर भारत की आज़ादी को भीख कहने वाला बयान देखें तो बयान कड़वा है। शायद भीख शब्द भी गलत है, परंतु 1947 में भारत को पूर्ण आज़ादी नहीं, डोमिनियन स्टेटस मिला था, यानी अंग्रेजों के नीचे चलने वाला राज्य जिसे भारतीय प्रधान चलाएगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अप्रैल 1948 में नेहरू जी का यह लेटर देखिए, ब्रिटेन के राजा को योर मैजेस्टी,
और नीचे डोमिनियन स्टेट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। 22 जून 1948 को इंग्लैंड के राजा ने गैजेट निकालकर घोषणा की कि अब एम्परर ऑफ इंडिया जैसी टर्म्स बंद होनी चाहिए। उसके बावजूद 1950 में भारत के राष्ट्रपति इंग्लैंड के राजा को योर मैजेस्टी कह रहे थे। कंगना ने जो कहा वो टेक्निकली सही है, परंतु शब्दों का चयन गलत। जिन्हें आप चिराग लेकर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं वो तो गली गली कूचे कूचे बैठे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर वीरदास का अमेरिका में दिया गया बयान कि भारतीय जो हैं वो महिलाओं से दुष्कर्म के अभ्यस्त हैं, जिसका सत्य हमने आपको एक रीसेंट वीडियो के अंदर आपको पूरे प्रमाणों के साथ दिखाया था। स्क्रीन पर आपको इस अपराध का डेटा दिखाई दे रहा होगा। यह डेटा प्रति लाख लोगों पर बनाया गया है। बोत्सवाना नाम का जो देश है वो सबसे ऊपर है, जहां पर 1 लाख महिलाओं में से 93 महिलाओं के खिलाफ ये अपराध हो जाता है। 120 देशों की ये लिस्ट है। भारत इसमें 96 नंबर पर आता है, जहां हर 1 लाख महिलाओं में से 1.8 यानी करीब 2 महिलाओं पर यह अपराध होता है। या फिर स्वरा भास्कर के उस एनआरसी के प्रोविजंस पर बयान जो अभी बना ही नहीं है। एक बार सुनिए। कैसी हवा में मैम, जब एनआरसी के ड्राफ्ट 10 साल तक एनआरसी का पूरा प्रोसेस असम का सीए से कोई लेना देना नहीं है, एनआरसी से लेना देना है। बातें कर रहे हो, असम का कोई सीए से लेना देना नहीं है। सीए से कोई वास्ता नहीं है असम का। प्रोटेस्ट चल रहे हैं असम में। आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? सीए का लेना देना पूरे देश से है। आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं बार बार कह रही हूँ आपको, सीए आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई। मैंने रेलेवेंट सेक्शंस पढ़े हैं। 1.5 पेज के सीएए कानून के स्वरा ने सिर्फ रेलेवेंट सेक्शन पढ़े हैं। 1.5 पेज का पहली क्लास के बच्चे प्रस्ताव लिख देते हैं गाय का, इन्होंने उसमें भी सिर्फ रेलेवेंट सेक्शन पढ़े हैं। मैंने रेलेवेंट सेक्शंस पढ़े हैं। और ये पता कैसे चला कि 1.5 पेज के कानून में रेलेवेंट सेक्शन है कौन से? तो ऐसे बिना कानून पढ़े लोग जो हैं वो भारत के समाज को, एक पर्टिकुलर समाज को डरा रहे हैं कि उनकी नागरिकता जाने वाली है। अभी तक तो गई नहीं किसी की, और ऐसे बयानवीर इतने बैठे हैं जिनकी गिनती करना मुश्किल हो जाए, लेकिन ये सारे लेफ्ट साइड में दिखते हैं। कंगना इसे बैलेंस करती है। कैसे? तो एक एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूं। दलजीत दोसांझ और कंगना के बीच में काफी कहासुनी हुई थी ट्विटर पर। दोनों ने एक दूसरे को खूब सुनाई, लेकिन कंगना ने जहां दलजीत को खालिस्तान को क्रिटिसाइज करने को कहा, वहीं से दलजीत दोसांझ जो है गायब हो गए। उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया गया। वहीं पंजाब के एक एमपी ने दलजीत दोसांझ को गिरफ्तार करने की मांग उठा दी थी कि भाई ये व्यक्ति जो है वो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अब उनके जो बेसिस हैं उनके पास हैं, लेकिन यहाँ मुंहफट बयान का काउंटर कंगना के मुंहफट बयान से आया तो बैलेंस हो गया। अन्यथा लोगों को फैक्ट्स की बजाय सिर्फ ऊंची आवाज में बोलने वाले लोगों की बातें सुनती हैं, चाहे कितना भी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा हो। इसी को चौथी पीढ़ी का युद्ध क्षेत्र कहते हैं। कंगना के बयानों की भाषा सही नहीं है, बहुत बार बयान भी सही नहीं होते, परंतु कंगना की तरफ से आजादी के समर्थन के नारे एटलीस्ट मैंने नहीं सुने हैं। लेकिन इतने सब के बावजूद कंगना को पद्मा अवार्ड कैसे मिला? आइए जानते हैं अगले अध्याय में। कंगना को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, फिल्म इतिहास में सबसे अधिक। कमल हसन, ममूटी और अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों को भी 3 ही या 4 ही मिल पाए हैं मैक्स। 4 में से 2 कंगना को कांग्रेस के समय में मिले हैं। अब कमल हसन जी को पद्म अवार्ड मिल चुका है, जो खुद ऐसे अटपटे बयान दे देते हैं कभी कभी, तो कंगना को भी मिल सकता है। बाकी अगर सैफ अली खान को बैंडाना लुक को कूल बनाने के लिए पद्म सम्मान मिल सकता है, तो कंगना तो एक अच्छी अभिनेत्री है। अब जस्ट बिकॉज वो अपना ओपिनियन रखती है तो उसे तवायफ से कंपेयर कर दिया जाए, ये पशुता है। काउंटर कीजिए वीरदास को भी और कंगना को भी प्रमाणों के साथ। मैं दोनों के ही बयानों से सहमत नहीं हूं, पर हर वीरदास के लिए या स्वरा भास्कर के लिए कंगना के रूप में कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। क्या आप कंगना रनौत को मिलने वाली गालियों से सहमत हैं? हमें बताइए कमेंट्स के जरिए। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू। इसके अलावा हमें सपोर्ट कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।